मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्या टेक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं कंप्यूटर में बीटीसी डीएलएड, जो मेरा पहला लेक्चर हो चुका है। आशा करता हूं आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। आज लेके आए हैं बीटीसी डीएलएड के लिए दूसरा टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है ये जान लेते हैं। और उससे पहले दोस्त, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ चीजें पूछी जाती हैं, कहाँ कहाँ इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसकी बात करते हैं। बेसिकली वीडियो तो मैंने बीटीसी डीएलएड के लिए बनाया है, बेनिफिशियल फॉर ट्रिपल सी का एग्जाम हो गया। ट्रिपल सी में देखा होगा आपने क्वेश्चंस आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओ लेवल में क्वेश्चंस आता है, थ्योरी भी आती है, एमसीक्यूज भी आते हैं। बैंकिंग में एमसीक्यू ऑपरेटिंग सिस्टम में के बारे में आता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फुल फॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इसके गोल्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बैंकिंग से। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो सभी इस कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला टॉपिक है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मैंने इंग्लिश प्लस हिंदी में मिक्स करके लिखा है जिससे चीजें समझ में आए, क्लियर हो। और कुछ हिंदी हो सकता है हमारी गलत भी लिखी हो, वो आप सही कर लें। ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा ओएस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओएस, एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है बिना कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखे। हमें कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी हम इससे इजीली इंटरेक्ट हो पाते हैं, इजीली हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता इसके बैकएंड में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, मुझे नहीं पता, मुझे सिंपली काम करना आता है। ये सब सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो आ रहा है पहले लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप हो गए, मतलब फीचर्स हो गए। हमको जो एनवायरनमेंट में मिलता है किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो विंडोज होगा या लिनक्स होगा या आपका मैक ओएस होगा। तो यूजर फ्रेंडली इस टाइम पे जो है वो आप याद कर लें, वो हमारा विंडोज इस टाइम पे चल रहा है। तो विंडोज में क्या है, आप क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टी इजीली हो जाती है। और लिनक्स में हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं जो कि हमें जो फ्रेशर होता है उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। बात करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य कंप्यूटर के इस्तेमाल को कन्वीनियंट और इफिशिएंट बनाना होता है। आरामदायक इसको बोलते हैं, बनाना होता है। उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, अन्य प्रोग्राम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कुछ जाने पहचाने ओएस हैं, अभी जो मैंने बताया उदाहरण में विंडोज, एंड्रॉयड, आईओएस, मैकओएस, लिनक्स, क्रोम ओएस, विंडोज फोन ओएस शामिल है। ठीक है, विशेष रूप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य उपयोगकर्ता को हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। देखिए आप डेफिनेशन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है, उसकी वर्किंग है, वो है कि यूजर को हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी से बचाना। जो उसका हार्डवेयर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जरा देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर जो चीजें होती हैं हमारा, जैसे डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये सारा सारा क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? जो आपके सीपीयू के अंदर चीजें इंस्टॉल है, ठीक है, वो सारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कठिनाई होती है उससे बचाता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करना। ओएस कॉन्सेप्ट को पहली बार 1950
1950 के दशक में टैप स्टोरेज को मैनेज करने के लिए लाया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए क्वेश्चन है किस सन में लाया गया था, क्वेश्चन आ सकता है तो 1950 में। ये बैंकिंग में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, किस सन में कौन सी चीज आई थी, ये बैंकिंग कंपटीशन एग्जाम्स में ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित डेफिनेशन से भी समझा जा सकता है, देखते हैं किस तरीके से। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को मेंटेन और मैनेज करता है। ठीक है, वही है जो मैंने बताया था, क्या मेंटेन मैनेज करने में सहायता प्रदान करता है। ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को आसान और बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। ठीक है। नंबर 3, यह एक प्रकार का विशेष सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में उपलब्ध सभी प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। इन प्रोग्राम में एप्लीकेशन प्रोग्राम और अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर शामिल है। फोर्थ इसकी डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर सबसे बुनियादी प्रोग्राम है जो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी एलोकेशन जैसे हार्डवेयर कार्यों के लिए प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरमीडियरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होता है, बीच में काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी एलोकेशन के बीच में काम करता है। ठीक है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के संचालन की निगरानी करने वाले प्रोग्रामों की एक एकीकृत प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये प्रणाली कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज फंक्शन को नियंत्रित करने के साथ विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की? ठीक है, कोई चीज आई है तो क्यों आई है, ठीक है, क्या इसके पीछे, क्या इसका लॉजिक था, लाने का क्या रहस्य था, उसको देखते हैं। निम्नलिखित बिंदु जो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता को दर्शाते हैं। कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहे होते हैं और उन सभी को आपके कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज की आवश्यकता होती है। जितनी भी प्रोसेस चल रही होती है उनको मेमोरी और स्टोरेज की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी प्रोग्राम्स के लिए रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करता है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज रिसोर्सेस मैनेजर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे नाम, किस नाम से जाना जाता है, रिसोर्सेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नंबर 2, एक उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर सिस्टम को बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल करना लगभग असंभव है। अगर मेरे सिस्टम में, सपोज दैट आप ये मान के चलें कि मेरे अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या आप इसको रन कर सकते हैं? आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आपका एंड्रॉयड ना हो, एंड्रॉयड भी एक ओएस होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, अगर वो ना हो तो क्या आप ऑपरेट कर पाएंगे? क्या कुछ आप फंक्शन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर कई प्रोसेस एक साथ चलती हैं जिसे मैनेज करना एक इंसान के लिए आसान नहीं है। वो कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक बनाता है। यूजर यानी मैं, कंप्यूटर यानी मेरा सिस्टम, इसके बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक बना देता है। मैं चाहता हूं, मैं जो प्रेस करता हूं उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये क्या है? कम्युनिकेशन लिंक बन जाती है। जो हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो हमें मॉनिटर पे दिख जाता है, तो हमारी और कंप्यूटर के साथ एक लिंक बन जाती है। इसके आगे क्या टाइप करना है हम करते जाते हैं। ठीक है, ताकि उपयोगकर्ता किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ठीक से चला पाए और उसे आवश्यक आउटपुट प्राप्त हो सके। मान लो मैं, मेरा कीबोर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ वर्ड की फाइल पे,
और मैं एस प्रेस कर रहा हूं, इन केस ऐसा कुछ हो जाए कि एस से वो कुछ और कर रहा हो, एस ना हमारा दिख रहा हो, ठीक है, और चीजें हो रही हैं, तो क्या हम उसको इजिली उसको रन कर पाएंगे, ठीक से एप्लीकेशन प्रोग्राम को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको आवश्यक आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो हम चाहते हैं वो चीजें नहीं मिल रही हैं। तो ये सारा सारा क्या करता है? ओएस करता है। इसी को कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिल रहा है, तो हमारा लिंक बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारा किसी दूसरे पर्सन के साथ लिंक बनता है कि भाई मेरे उनके साथ लिंक व्यवहार अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम और वो अच्छे से एक दूसरे की बातें समझते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं हमारे और उनका कनेक्शन अच्छा है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर के साथ होता है। आप अपने माउस का इस्तेमाल एप्लीकेशन को खोलने तथा मेनू पर क्लिक करने के लिए करते हैं, ऑब्वियसली यही करते हैं सभी लोग। यह सब आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत संभव है। जो आधुनिक मतलब इस टाइम पे जो चल रहे हैं, इस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, इसी के बदौलत हम लोग ये कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही वैसी लैंग्वेज है, ठीक है। ये कुछ नोट्स हमारे भाई ने भी ये टाइप किए थे, तो उसने कुछ ऐसा ही लैंग्वेज टाइप कर दी है, लेकिन आप सही से लिखना और भी इसको अच्छे से, हिंदी आपकी अच्छी होगी आप लोगों की। ये ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं। कैसा करने की? आप माउस से क्लिक करें, माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ये सारे सारा क्या है जो इस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं विंडोज में, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें मिल रहा है, क्योंकि आप माउस देखते हैं वहां क्लिक करते हैं, आपको दिखाई पड़ता है वो चीजें ओपन हो रही हैं, कट करते हैं तो कट हो जाती हैं, ठीक है। ये जीयूआई है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को फाइल मैनेजमेंट में मदद करता है। इसके द्वारा यूजर अपनी जरूरतों के अनुसार डेटा को व्यवस्थित तरीके से सेव करता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी मदद से हम कई प्रोग्राम को एक समय में चला पाते हैं। मल्टीटास्किंग होते हैं आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम वन टाइम पे कई सारे प्रोग्राम रन करते हैं। कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए ओएस एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसके कारण हम उस एप्लीकेशन की मदद से चला पाते हैं, मदद से कार्य कर पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने देखा डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीजें चाहिए थी हमको, जिसके कारण हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाना पड़ा। अब बात करते हैं इसके कार्य क्या है। इसके कार्य जो है वो इस फिगर में दिख रहे होंगे। यूजर और एप्लीकेशन के बीच में ये इंटरेक्शन, ओएस यहाँ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ हार्डवेयर होता है, और यहाँ एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसपे हम कार्य कर रहे होते हैं, उसके बैक एंड में ओएस होता है, ओएस हमारे हार्डवेयर से लिंक होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, फंक्शंस है। अब इन पे हम बात करते हैं आगे चल के। प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, परंतु हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ रन कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओएस उन प्रोसेस को मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की सुविधा प्रदान करता है, अर्थात सभी निष्पादन के लिए तैयार प्रोसेस सीपीयू को कब और कितने समय के लिए एक्सेस करेंगी, यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। कौन सी प्रोसेस कितने टाइम तक और कब एग्जीक्यूट होनी है, ये हमारे सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। ओएस के इस फंक्शन को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। इसके अलावा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस और प्रोसेसर की स्टेटस पर नजर रखता है, और जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो प्रोसेसर अर्थात सीपीयू को डीएलोकेट कर देता है। प्रोसेस और प्रोसेसर की स्थिति पर नजर रखने वाले प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप से जाना जाता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट इसका फंक्शन, पहला फंक्शन हमने देखा प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शन इसका होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन एक मुख्य कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। जब भी हम किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वह सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड होता है। मेन मेमोरी यानी रैम।
रैम में वो चीज पहले लोड होती है। अब यदि हम कोई प्रोग्राम को एक समय में निष्पादित करते हैं तो उन सभी को मेमोरी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं मेन मेमोरी को, उसको मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब हमारे कई प्रोग्राम एक समय में हमें निष्पादित यानी एग्जीक्यूट कराने होते हैं तो उस टाइम पे मैनेज कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। इसके आगे इसमें और भी है। मुख्य मेमोरी सीपीयू में इंटीमेटली इंटीमेटली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सीपीयू से इंटीमेटली इंटरमीडिएटली होगा, इसमें थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इंटरमीडिएटली कनेक्ट होते हैं सीपीयू रैम के बीच में। उसका बात है ये इंटरमीडिएटली, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक्स है होती है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन और डेटा को प्रोसेसर के अंदर और बाहर ले जाना बहुत फास्ट होता है। क्योंकि ये अंदर से होता है इसलिए डेटा को अंदर या बाहर ले जाना बहुत फास्ट होता है। हम नहीं जान पाते हैं कौन सी प्रोसेस मेरी कब एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में ओएस यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोसेस द्वारा मेमोरी का इस्तेमाल किया जा सके ताकि सिस्टम अच्छी तरह से कार्य कर पाए, हैंग ना हो। ठीक है, हर एक प्रोसेस चलती रहे, अगर कोई प्रोसेस रुक जाती है तो हमारा सिस्टम उसी टाइम पे हैंग हो जाता है। ठीक है, उसी टाइम पे हम कहते हैं कोई प्रोसेस रुक जाती है, कट कर रहे कट नहीं हो रहा, इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया? हैंग हो गया। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए विभिन्न कार्य करता है। उदाहरण के लिए मेमोरी का ट्रैक रखता है, यानी कौन सा भाग किस प्रोसेस के उपयोग में है और कौन सा नहीं। जब कोई प्रोसेस मेमोरी की मांग करती है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। जब प्रोसेस को इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो मेमोरी को डी एलोकेट करता है। ठीक है, दो चीजें होती है, एलोकेट और डी एलोकेट। एलोकेट जब कोई प्रोसेस को नीड होती है मेमोरी मिलने के लिए तो फिर हमारा ओएस क्या करता है? उसको मेमोरी एलोकेट करा देता है। जब कोई प्रोसेस एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसको डी एलोकेट कर देता है, मतलब सीपीयू को फ्री कर देता है। हार्डवेयर मैनेजमेंट, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस एक अलग कार्य करता है, परंतु ओएस रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है ओएस के अंदर की मदद से डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस के लिए एक अलग डिवाइस ड्राइवर होता है। ये ड्राइवर अन्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार को सफल बनाते हैं। सिस्टम से जुड़े सभी हार्डवेयर डिवाइस का ओएस द्वारा ट्रैक रखा जाता है। इसके लिए आईओ कंट्रोलर नामक प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ओएस तय करता है कि कौन सी प्रोसेस एक सर्टेन डिवाइस को एक्सेस करेगी और कितने समय के लिए। कौन सी डिवाइस किस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस करेगी और कितने समय के लिए। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रभावी और कुशल तरीके से हार्डवेयर डिवाइस को एलोकेट करता है। जब उसको आवश्यकता नहीं होती तो डिवाइस को डी एलोकेट करता है। वही चीज मेमोरी इसमें भी करता है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, जैसे मान लो मेरा प्रिंटर मेरे सिस्टम से अटैच है, मैं कोई कमांड देना चाहता हूँ प्रिंटर को, ये मेरे 2 पेज जो है वो प्रिंट करने हैं, तो एक ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर हमारे सिस्टम में उस प्रिंटर का इंस्टॉल होता है। उसके बीच में हमारा डिवाइस कम्युनिकेशन काम करता है जब मेरा डिवाइस ड्राइवर हमारे सिस्टम में अटैच होगा। जो मेरा प्रिंटर है जिस भी कंपनी का, वो उस कंपनी का ड्राइवर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होगा, उससे फिर वो कम्युनिकेशन करता है। जो मैं कमांड देता हूँ उसके थ्रू वो प्रिंटर तक पहुंचती है और फिर वो हमारे कार्य को सफल बनाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। और वो कितने टाइम तक वो 2 पेज टाइप प्रिंट करने हैं उसको, 2 या 20 XYZ कितने भी पेजेस हो सकते हैं, कितने समय के लिए, और जब वो पूरे हो जाए तो उसको फ्री भी करना है। ठीक है, ताकि वो दूसरी कमांड ले पाए, पता चले वो पहली कमांड में ही उसमें लगा पड़ा है। आगे चलते हैं। ये सारा सारा क्या करता है? हार्डवेयर मैनेजमेंट का काम होता है। आईओ कंट्रोलर नाम का एक प्रोग्राम उसमें यूज होता है, ये याद रखने वाली चीज है, आईओ कंट्रोलर। फाइल मैनेजमेंट पे बात करते हैं। कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को इजी नेविगेशन के साथ और इफिशिएंट तरीके से उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम उन्हें डायरेक्टरीज में व्यवस्थित करते हैं, जिसके अंतर्गत एक ऑपरेटिंग सिस्टम अहम भूमिका निभाता है डायरेक्टरीज में। उदाहरण के लिए एग्जांपल देखते हैं। ओएस देखता है कि डेटा कहाँ स्टोर है,
साथ ही रिसोर्सेज को खोजने में मदद करता है। उन सामूहिक सुविधाओं को अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। सिक्योरिटी, ओएस का एक फीचर होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा। ओएस एक सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल एक ऑथराइज्ड यूजर ही कंप्यूटर और इसके डेटा तक पहुंच प्राप्त करे या फिर उसको एक्सेस कर पाए। ऐसा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्शन और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। डेटा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर यदि किसी दूसरे व्यक्ति की पहुंच में आ जाए डेटा, मतलब जो डेटा है वो दूसरे व्यक्ति उसको एक्सेस कर ले, तो वह डेटा का अवैध उपयोग कर सकता है और उसमें हेर फेर कर सकता है। इसलिए सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो ऑथराइज्ड पर्सन के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, देखा होगा लॉगिन सब डालते हैं अपने सिस्टम को लॉगिन करने के लिए, पासवर्ड एक बना के रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा क्या है, ओएस है। ओएस जब तक उसको पासवर्ड सही नहीं दोगे वो आपको एंटर नहीं होने देगा सिस्टम में। ठीक है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराना जो इसका मेन कार्य होता है ओएस का, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराना है। यूजर कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई हो सकता है, इसमें जिसमें यूजर ओएस के साथ संवाद करने के लिए ऑन स्क्रीन एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। इसके अलावा यह कमांड लाइन इंटरफेस यानी सीएलआई हो सकता है, जिसमें यूजर कार्य करने के लिए ओएस को कमांड देते हैं। ठीक है, दो तरीके से इंटरफेस होता है, दो तरीके का, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हम क्या करते हैं, जब भी हमें उस पर बात करते हैं तो हम ऑन स्क्रीन जो स्क्रीन दिखती है उस पर क्लिक करते हैं और हमारी चीजें फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। कमांड लाइन पे हमें कमांड देनी पड़ती है। एरर बताना, सिस्टम की खराबी। एरर बताना क्या होता है, सिस्टम की खराबी से बचाने के लिए ओएस उसमें आ रहे एरर्स को लगातार डिटेक्ट करता है। त्रुटि का पता लगाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न तरीके से उपयोग करता है, विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है एरर डिटेक्शन के लिए। कई रूल्स होते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे इस चीज के ऊपर, एरर डिटेक्शन इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि ओएस में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता दें जो कि एग्जामिनेशन में आती हैं और आपको लिखना भी है। अगर सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है ओएस के बारे में तो आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाए। आगे बात करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस देखना, ये भी एक ओएस का बहुत बड़ा कार्य होता है कि परफॉर्मेंस जानना सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नजर रखता है, जो भी कार्य हो रहा होता है सबकी परफॉर्मेंस रखता है वो। साथ ही हमें सीपीयू की स्टेटस भी बताता रहता है कि हमारा सीपीयू का क्या स्टेटस है, कौन सी प्रोसेस, कौन सा मेरा एप्लीकेशन कितना सीपीयू टाइम ले रहा है। इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा सीपीयू कितना व्यस्त है, वही चीज जो मैंने बताई, कितना व्यस्त है, कब फ्री हो रहा है, कब उसको रिसोर्स मिल रहा है। ठीक है, यह हमारी हार्ड ड्राइव डेटा को कितनी जल्दी पुनर्प्राप्त करता है इत्यादि। ईटीसी मतलब और भी कार्य होते हैं इसके। सिस्टम में हो रही सभी एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग करने का काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब बात करते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य क्या है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हार्डवेयर द्वारा परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड डिस्क से एक कोड को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। कोड में मौजूद इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाने के बाद ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को शुरू करने और उनके लिए आवश्यक हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब आप समझ नहीं पा रहे हो ये लिखा क्या है। देखिए, लिखा है कि जब हम सिस्टम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, आपको लाइट ऑन होती है, तो क्या होता है, हार्ड डिस्क से एक प्रोग्राम मेन मेमोरी में आता है लोड होके। ठीक है, बूटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, कोड में मौजूद जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि भैया ये जितनी भी चीजें मेरी रिसोर्सेस लगे हैं, हार्डवेयर जितने भी लगे हैं, कनेक्ट हैं सीपीयू से,
उन सभी की चेक करो कि ये क्या आपके रेडी मोड में है, इनेबल मोड में है, इनेबल करो सभी को। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाने के बाद, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तब वो एप्लीकेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए हार्डवेयर रिसोर्स से कहता है अब मेरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करो। ठीक है, ये सारा सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य दो गोल होते हैं। दो गोल होते हैं, कौन कौन से? कन्वीनियंस यानी सुविधा, और इफिशियंसी मतलब कुशलता। कन्वीनियंस मतलब सुविधा देना, इफिशियंसी मतलब कुशलता देना। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी कंप्यूटर का उपयोग करने से पूर्व यह समझना होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो क्या लगता है यह आपके लिए सुविधाजनक होता? बिल्कुल नहीं। इसलिए इसीलिए ओएस को इतना आसान बनाया गया है कि उसे कोई भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कुशल होना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमें जरूरी नहीं कि हमें उसके लिए पढ़ाई करनी पड़े, अब हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करना है। अरे क्रॉस का बटन दिया होता है, सब कुछ जीयूआई होता है, हमें पता चलता है कहाँ पे क्रॉस करना है कहाँ नहीं। थोड़े बहुत भी हम चीजों को समझना चाहते हैं तो तुरंत हमें चीजें क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो हमें अलग से चीजें नहीं सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो दो चीजें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो गोल्स होते हैं, कन्वीनियंस यानी सुविधा, और इफिशियंसी मतलब कुशलता। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है, इनके डीपली नहीं जाएंगे, बस हम बता देते हैं कितने तरीके के टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अगर डीप में जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और लंबा हो गया होगा वीडियो, तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये 8 तरीके के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, और इन्हीं में से आ जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। ठीक है, या फिर कौन सा टाइप है। तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है: नंबर 1 बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 3 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 4 नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 5 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 6 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 7 मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Thanks for watching the video. Now subscribe my channel, like and share the videos. हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको जल्द से मिल सके। ठीक है, और यूट्यूब पे सर्च करें साक्या टेक, दूसरों को बताएं।